बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बीएड कोड 8604 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कंसेप्ट बताना है रिसर्च एजुकेशन का, एजुकेशन के अंदर, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब आपने बताना है। तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, ये आपने हेडिंग बता देनी है और इसका आपने स्टार्ट करना है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट प्रीवियस एरर एंड मिसकंसेप्शंस। फिक्री सरगर्मी जो नए इल्म को रोशनी में लाती है या पिछली गलत फहमियों या गलतियों को दुरुस्त करवाती है। कंसेप्ट ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि अगर एक इंसान किसी क्लास के अंदर टीच कर रहा है, तो अगर उसके अपने कंसेप्ट ही ठीक नहीं या फिर अपने कंसेप्ट उसके गलत है, तो ये जो फिक्री सरगर्मी होती है, जो रिसर्च प्रोडक्ट होता है, वो उस टीचर को उस लेवल के ऊपर लेकर आने की कोशिश करता है कि वो अपनी पिछली जो सरगर्मियाँ अपनी जो उसने गुजारी है और एक टीचर बना है, तो वो अपनी सरगर्मियों के अंदर जो गलतियाँ हुई है, जो गलत फहमियाँ है, उसको ठीक करे। अब इसकी सम करेक्टरिस्टिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, मूवी। मूवी से एम स्टैंड फॉर मैथमेटिकली प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अगर कोई रियाजी का टीचर है तो उसको चाहिए कि वो अपने रिसर्च मेथड के जरिए अपनी गलतियों को दुरुस्त करे और ऐसा काम, ऐसा अमल क्लास के अंदर लेकर आए उसमें किसी किस्म की भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो। रियाजी के जो उसके पास कंसेप्ट है वो इतने क्लियर होने चाहिए कि कोई भी बच्चा खड़ा के कोई भी जो टीचर है वो अपने रिसर्च मेथड के जरिए उस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करें। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, बच्चों को मारूजियत के मतलब अच्छे कंसेप्ट क्लियर करवाए। वी स्टैंड फॉर वेरीफिबिलिटी, तस्दीक की अहलियत। अगर कोई भी टीचर किसी एक बच्चे में भी ये तस्दीक करवा देता है, ये अहलियत पैदा करवा देता है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अच्छा एक टीचर या अच्छा एक स्टूडेंट बन सकता है, तो ये एक टीचर के लिए काफ़ी होता है कि उसने अपने करियर के अंदर अगर एक स्टूडेंट को भी राह रास्त पर ले आए तो उसके लिए वो काफ़ी होता है। आई स्टैंड फॉर इम्पार्टिलिटी, गैर जानबदारी। एक टीचर गैर जानबदार होना चाहिए कि वो जो सवाल करवाए उसका जो जवाब बताए वो क्लियर होना चाहिए, वो ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए। ये स्टैंड फॉर एक्सपर्टनेस, उसके अंदर महारत इतनी होनी चाहिए कि वो किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो डल है चाहे वो लाइक है, उनके लेवल के ऊपर आकर काम करवाए, ना कि टीचर स्टूडेंट के अंदर ये सरगर्मी पैदा हो जाए, ये एक फिक्र लागू हो जाए कि अगर मैं सवाल करूँगा तो टीचर मुझे कोई डांट ना दे और अगर एक अच्छा स्टूडेंट सवाल करे तो उसे टीचर कुछ भी ना कहे। ये एक टीचर के अंदर महारत होनी चाहिए, वो स्टूडेंट को उसके लेवल के ऊपर आकर पढ़ाए, ना कि उसके अंदर अच्छे बुरे का लेवल रखे। नेक्स्ट इसकी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। पहले रिसर्च इज सिस्टमेटिक, तहकीक मुनज़्ज़म होनी चाहिए। जो तहकीक की जा रही है वो एक मुनज़्ज़म हो गई। क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका जो IQ लेवल है वो हर लिहाज से मुनज़्ज़म होना चाहिए। रिसर्च इज़ लॉजिकली, तहकीक मंतकी होनी चाहिए, उसके अंदर एक लॉजिकली काम होना चाहिए, लॉजिकली चीज़ें नज़र आ रही हो। रिसर्च इज़ एम्पेरिकली, तहकीक तजर्बाती होनी चाहिए। जो भी टीचर क्लास के अंदर आकर टीच करवा रहा है वो सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करे, उसके ऊपर तजर्बे करे, देन वो क्लास के अंदर आके वो अपनी तहकीक को मुकम्मल करे। रिसर्च इज डिडक्टिव, रिसर्च इज रेप्लिकेबल एंड ट्रांसमिटेबल। तहकीक काबिल नकल और काबिल मुंतकिल होनी चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई या कोई टीचर जो अपनी तहकीक कर रहा है तो वो किसी की नकल ना करे, अपनी एक नई तहकीक लेकर सामने आए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, नीड, स्कोप ऑफ रिसर्च, रिसर्च की ज़रूरत क्यों पेश आई, रिसर्च का स्कोप क्या है। हेल्प्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल पॉलिसीज़, तालीमी पॉलिसियों को बेहतर बनाने में मदद करे। हेल्प्स टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी चेंज, तकनीकी तब्दीलियाँ लाने में मदद करता है। हेल्प्स टू मीट न्यू डिमांड ऑन एजुकेशन, तालीम पर नए तरीक़ाकार को पूरा करने में मदद करता है। 21वीं सदी के दौर के अंदर जो स्टूडेंट को मुश्किलात पेश आई है और जिस लिहाज से मुल्क जो है वो स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है, उस लिहाज से उस लेवल के ऊपर आकर स्टूडेंट्स को तैयार करना। नॉलेज एक्सप्लोजन, इल्म का धमाका नदी टीचर के पास के क्लास के अंदर जाके उस लेवल के ऊपर आकर बच्चों को टीच करवाए जो बच्चे जो है 21वीं सदी के ऊपर मुल्क का मुकाबला कर सके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पैदावार सलाहियत में इजाफा होना, मैक्सिमम डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिसर्च इन डिटेल। रिसर्च की कितनी टाइप है उसको आपने डिटेल के साथ बताना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखते हैं या वही डेफिनेशन जो आपने पीछे किया है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट प्रीवियस एरर एंड मिसकंसेप्शन। फिक्री सरगर्मियाँ जो नए इल्म की रोशनी में लाते हैं, ये पिछली गलतियाँ और गलत फहमी को दुरुस्त गलती है, ये रिसर्च प्रोडक्ट बताते हैं। एजुकेशनल रिसर्च इज क्लासीफाइड इनटू बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की 3 टाइप है। पहले है बेसिक रिसर्च, फिर है अप्लाइड रिसर्च, देन है एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है,
द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर डिफरेंटिएटेड बाय दिस पर्पस। बुनियादी और लागू तहकीक इनके मकासद के लिहाज से मुख्तलिफ है, यानी कि जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च से मुख्तलिफ है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च is the extension of knowledge, whereas the purpose of applied research is the solution of an immediate practical problem। बुनियादी तहकीक का बुनियादी मकसद इल्म की तोसी है, जबकि अमली तहकीक का मकसद एक फौरी अमली मसले का हल है। Action research is usually conducted by teachers and administrators for solving a specific problem or for providing information for decision making at a local area। एक्शन रिसर्च आमतौर पर उस्ताज़ा और मुंतज़मीन के ज़रिए किसी मखसूस मसले को हल करने या फैसला साजी के लिए मालूमात फराहम करने के लिए मुकामी सतह पर की जाती है। आप सदर अल्फाज के अंदर सुने बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के अंदर क्या फ़र्क है। जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च से मुख्तलिफ होती है। जो बेसिक रिसर्च होती है ना वो बच्चे के बुनियादी कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर काम होता है। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो एक स्टूडेंट के मकसद को उसी वक्त पूरा करने के ऊपर काम करती है। और जो एक्शन रिसर्च होती है ये उस्ताज़ा और मुंतज़मीन के दरमियान यानी कि इंतज़ामिया के दरमियान मिलकर बैठ कर किसी मसले के ऊपर फैसला करना है कि हमने एक क्लास के अंदर एक कंसेप्ट लेकर आना है, तो वो कंसेप्ट को हमने किस तरह लागू करना है। या फिर हमारे पास अगर एक स्कूल है तो वहाँ पे हमने 10th क्लास के एग्ज़ाम लेने हैं, तो हमने 10th क्लास के जो एग्ज़ाम लेने हैं उसका जो हमने डेट शीट बनानी है वो हमने किस तरह बनानी है, कौन सा सब्जेक्ट हमने पहले रखना है, कौन सा सब्जेक्ट हमने बाद में रखना है। ये एक्शन सर्च के ऊपर होता है और ये उस्ताद और इंतज़ामिया मिल बैठ कर ये काम करती है। नेक्स्ट है द बेसिक रिसर्च हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। अब बेसिक रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स नंबर 1 है इट एम्स एट डेवलपिंग एजुकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल दैट विल बी द अप्लाइड टू अ ब्रॉड पॉपुलेशन। बेसिक रिसर्च का जो मकसद होता है वो तलीमी नज़रियात और असूलों को तैयार करना है जो कि वसी आबादी पर लागू होता है। बेसिक रिसर्च मीन्स के बुनियाद बताना, बुनियाद लेकर आना बच्चों को पता ना चाहिए कि मैंने ABC लिखी है तो अगर मैं इसको इकट्ठा मिला कर लिखूँ तो कौन सा वर्ड बन सकता है, और अगर इसमें अलग-अलग से लिखूँ तो इसमें कौन सा लफ्ज़ हमारे पास आएगा, कौन सा लफ्ज़ नहीं आएगा। इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग, इसके लिए माहिराना तरबियत की ज़रूरत होती है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो बेसिक स्टेज होती है वो ही स्टूडेंट को तैयार कर देती है कि किस लेवल का ये स्टूडेंट बनने जा रहा है। इट मेक अस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मेथड टू लोकेट द रीजन प्रॉब्लम। ये तहकीक के मसले को तलाश करने के लिए वसी पैमाने पर तरीकों का इस्तेमाल है, यानी कि एक छोटा बच्चा है तो आपने उसे ABC याद करवानी है तो आपने उसके ऊपर मुख्तलिफ मेथड बनाने हैं। वो जो मेथड हो गए वो बेसिक मेथड हो गए। हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आर डेवलप, इंतहाई मखसूस मकरूज़े तैयार किए गए हैं, यानी कि इंतहाई मखसूस चीज़ें रखी जाती है कि आपने छोटे बच्चे को कौन कौन सी किताब पढ़ानी है और किस तरीके के साथ आपने उसे टीच करना है। इट इन्वॉल्व्स केयरफुल अटेंशन सो डैट एरर इज रिड्यूस टू मिनिमम, इसमें मुख्तात तोजा शामिल है ताकि गलती को कम से कम हो जाए। ये जो स्टेज होती है ना छोटे बच्चों की, इसमें कहा जाता है कि बच्चे जो है ना वो सुनते कम है और देख कर ज़्यादा समझते हैं, इसलिए यहाँ पे टीचर को भी मुख्तात रहना होता है कि वो कैसे बच्चों के सामने चले, कैसे बच्चों के साथ बात करे, वो सारे बच्चे नोट करते हैं। 6 है इट कॉल्स फॉर अ कम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ डाटा, इसमें डाटा के पेचीदा तजिए की जरूरत होती है। द जनरलाइजेशन यूजुअली रिमेन कॉन्फाइंड टू बुक्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट है जी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च के ऊपर आते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल रिसर्च, इस किस्म की जो तहकीक होती है इसको फंक्शनल रिसर्च भी कहा जाता है। Education like medicine is an applied science. Applied research does not aim at solving the practical problem which are faced by the teachers, educational planners, administrators, curriculum specialists, etc. इतलाक़ी तहकीक का मकसद इन अमली मसाइल को हल करना नहीं जो उस्ताद, तलीमी मनसूबा साजों, मुंतज़मीन, निसाब के माहिरीन वगैरह को दरपेश है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि इसमें मुंतज़मीन को, इंतज़ामिया को क्या मसला है, निसाब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, उस्तादा को क्या मसला है, तलीमी मनसूबाबंदी क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च का काम नहीं है। एक्शन रिसर्च usually definition of action shares is a research a person conduct in a mirror to enable him to achieve his purpose more efficiently। एक्शन रिसर्च की एक मफीद तारीफ वो तहकीक है जो कोई शख्स अपने मकसद को ज़्यादा मुख्तर तरीके से हासिल करने के लिए, काबिल बनाने के लिए करता है। अ टीचर कंडक्ट एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज ओवन टीचिंग, एक उस्ताद अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए एक्शन रिसर्च इस्तेमाल करता है। अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कंडक्ट एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एक स्कूल का मुंतज़िम अपने इंतज़ामिया रवैये को बेहतर बनाने के लिए एक्शन रिसर्च इस्तेमाल करता है। अब एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च एक टीचर अपने ऊपर अप्लाई करता है कि मैंने फौरी तौर के ऊपर
क्लास में किस तरह बिहेवियर करना है। यानी कि एक क्लास के अंदर एक टीचर ने टेस्ट कंडक्ट किया है, अब उस टेस्ट को वापस देना है, तो टेस्ट वापस देने के लिए टीचर ने कौन सा रवैया अपनाना है, वो एक्शन रिसर्च के ऊपर आता है कि फौरी तौर पर आपने अपना रवैया सख्त कर देना है, फौरी तौर पर अपना रवैया नरम कर देना है, किस स्टूडेंट के साथ आपने अपना रवैया सख्त करना है और किस स्टूडेंट के साथ आपने अपना रवैया नरम रखना है। ये सारा एक्शन रिसर्च में आ जाता है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब एक्शन रिसर्च के एडवांटेजेस क्या है? द पर्सन मस्ट इम्प्रूव इफ द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व इन इज एक्टिव इन द चेंज प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मसले को हल करना है तो इंसान को बेहतर होना चाहिए, मसले के हल को बेहतर कर सकता है। यानी कि वही काम अगर आपने टेस्ट लिया है और टेस्ट लिया हुआ है तो आप देख रहे हो कि बच्चे जो उनसे ना बिल्कुल फोकस हो गया, जो करना है कि उन्हें पता है कि अब टेस्ट वापस मिला तो इस टीचर ने हमारे साथ सख्ती से पेश आना है। तो ये वो मरहला होता है जिसमें अगर टीचर सख्ती से पेश आता है तो वो किस तरह अपना काम बच्चों से ले सकता है, और अगर वही टीचर नरम रवैये के साथ पेश आएगा तो किस तरह उन्होंने अपना काम लेना है। अब ये एक्शन रिसर्च के ऊपर है, फौरी तौर के ऊपर आपने अपना रवैया चेंज कर देना है और इससे आपने स्टूडेंट से अपना काम निकलवाना होता है। सेकेंड है, फैक्ट्स एंड एविडेंस आर स्ट्रेस्ड विच कीप द चेंज प्रोसेस anchored more continuously to reality. The approach is experimental and tentative rather than the dogmatic. हकाइक और शुहाद पर जोर दिया जाता है जो बदले हुए अमल को हकीकत से ज़्यादा मसलसल अंदाज करते रहते हैं। नुक्ता नज़र कटन के बजाय तजर्बात और आर्जी होते हैं। An integral part of action research is the experiment which actually is change evaluated. एक्शन रिसर्च का एक लाजमी हिस्सा वो तजर्बा है जो दरअसल तब्दीली की कदर में कमी है। एक्शन रिसर्च emphasizes a desirable डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिजाइनिंग, मेकिंग एंड एक्शन। अब एक्शन रिसर्च के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। एक्शन रिसर्च इज रिलायबिलिटी टू पुअर क्वालिटी। एक्शन रिसर्च निस्बतन नाकस मेयार की है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ एक्शन रिसर्च टू अनदर स्कूल इन द इवेंट ऑफ टीचर ट्रांसफर इज क्वेश्चनेबल। उस्ताजा की मुंतकली की जरूरत में एक्शन रिसर्च के नताइज का किसी दूसरे स्कूल में तलाक काबिल एतराज़ है। The classroom teacher does not have enough time to conduct action research. क्लासरूम के उस्ताद के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक्शन रिसर्च कर सके। अब देखिए ड्रॉबैक्स के अंदर वही चीज़ें बताई जा रही है कि टीचर ने क्लास के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट किया है। अब स्टूडेंट के माइंड में ये है कि यार अगर हमें टीचर आज माफ़ कर दे तो कल हम टेस्ट अच्छा तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन वहाँ पे टीचर ने गलत स्ट्रेटजी अपनाई और टीचर बच्चों को मारने की कोशिश की या फिर डांटने की कोशिश की, तो बजाय कि बच्चा इसके ऊपर असरअंदाज होता, अच्छा तासुर लेता, वो बुरा तासुर ले जाता है। इसलिए एक्शन रिसर्च के ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन एंड कंपेयर हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। तारीखी मंतक, वजाहती तहकीक, तजर्बाती तहकीक और तारीखी तहकीक की वजाहत और मुवाजना करना आपने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है द यूज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड टेक्निक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च इज नोन एज ए हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तलीमी तहकीक के मैदान में तारीखी ज़राए और तकनीकों के इस्तेमाल को तारीखी तहकीक का तरीका कहा जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाइज इटसेल्फ व्हेन यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑफ द पास्ट। तारीखी तहकीक खुद को दुरुस्त साबित करती है जबकि यह मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर मौजूदा दौर के मसाइल का हल क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं कि आपने किताबों में जो तकनीक इस्तेमाल हुई थी उसको आपने इस्तेमाल करते हुए आपने तहकीक का तरीकाकार तब्दील करना है। यानी कि जो पहले तरीके अपनाए गए हैं आपने उन्हें भी सामने रखना है और आपने तरीके भी सामने रखना है, और आपने देखना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है बच्चों के दरमियान अपना काम निकलवाने के लिए। अब प्रैक्टिस हमने लिखनी है हिस्टोरिकल रिसर्च की। सबसे पहले है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कैन नॉट बी रिपीटेड। तारीखी तहकीक की कुछ खूसियत होती है, ये मुशाहदात की रिपोर्टों पर मबनी है जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। इन हिस्ट्री रिलेशन प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इन्फेरेंस इज वेरिएबल्स। In collecting of historical research, the sources are normally classified into two main categories, the primary source and secondary source. तरीकी तहकीक के दादोशुमार को जमा करने में ज़राए को आमतौर पर दो अहम अक़साम है, एक तकसीम किया गया है, एक है बुनियादी ज़राए और दूसरा है सानवी ज़राए। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स आर दोज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच आर द फर्स्ट विटनेस ऑफ आ फैक्ट। प्राइमरी माखज़ वो असल दस्तावेज़ है जो किसी हिकमत अमली के पहले गवाह हो। Secondary sources are the source of information transmitted by one who was not present on the scene of the original event. सानवी ज़राए मालूमात के ज़राए जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से मुंतकिल किए जाते हैं जो असल में वाक़े के मौके पर मौजूद नहीं था। अब प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स उसे कहते हैं अगर किसी क्लास के अंदर कोई वाक़या पेश आया तो टीचर वहाँ पे मौजूद था, उसने सारा कुछ देखा, तो वो टीचर जो है वो प्राइमरी सोर्स होगा।
और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स उस सोर्स को कहते हैं जिसमें क्लास में कोई वाक्य हुआ लेकिन टीचर वहाँ पे मौजूद नहीं था, बच्चे टीचर को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वाक्य हुआ, अब वो जो काम सारा हो रहा है वो सेकेंडरी सोर्स के अंदर हो रहा है। Descriptive research. Descriptive research is a type of research that describe a population, situation or phenomena that is being studied. वजाहती तहकीक तहकीक एक ऐसी किस्म है जो आबादी सूरत हाल या रुझान को बयान करती है जिसका मुताला किया जा रहा है। Descriptive research has the following characteristics. Characteristic number 1 है, it is concerned not with the characteristics of individual but with the characteristics of whole population of a sample thereof. वजाहती तहकीक में दर्ज झैल खसूसियत होनी चाहिए। पहली है जी, इसका ताल्लुक अफराद की एक खसूसियत नहीं बल्कि पूरी आबादी की खसूसियात है इसके नमूने से है। इट कलेक्ट्स डाटा फ्राम द रिलेबिलिटी लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्टिव, ये मज़ामीन की निस्बतन बड़ी तादाद से डाटा इकट्ठा करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, ये मकामी मसाइल के हल के लिए मुफीद मालूमात फ्राहम करता है। इट्स स्कोप इज़ वेरी वास्ट, इसका दायरा बहुत वसी है। Survey may be qualitative or quantitative. Exceptions may be either verbal or expressed in the mathematical terms. वजाहतें या तो ज़बानी या रियाजी सलाहत में बयान की जा सकती हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस्तेमाल कहाँ पे हो, या ये इस्तेमाल इसलिए होती है अगर किसी शख्स ने कोई इदारा कायम करना है तो वो पहले उस एरिया के ऊपर जाके पूरी तहकीक करे आबादी की सूरत हाल की, उनके रुझान की, फिर उस लेवल के ऊपर वो अपना दायरा वहाँ पे क्रिएट करे। Points to remember while making descriptive research. Statement of general objective. वजाहती तहकीक करते वक्त याद रखने वाले नुकात कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव, अमूमी मकासद का बयान क्या है। स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, खुसूसी मकासद क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ द सैंपल, नमूने के साइज और डिज़ाइन का तयन करना। प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ क्वेश्चंस, सवालनामे की तैयारी और इंतजामिया। डिटर्मिनेशन एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू का तयन और इनकाद। मेकिंग एनालिसिस प्लान, मशीन टेबुलेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। अभी देखिए सारा काम उसके अंदर आ रहा है। सबसे पहले आपने इलाके को अच्छे तरीके से देख लेना कि वहाँ पे लोग किस इलाके किस तरह के हैं, कैसे उनके उठने बैठने के तरीके हैं। फिर आपने वहाँ पे जो इदारा कायम करना है उनके कुछ मकासद जो होने चाहिए वो उस लेवल के ऊपर होने चाहिए जैसे जिस लेवल के वहाँ पे लोग रहते हैं। फिर आपने वहाँ पे कुछ नमूने लेने हैं, यानी कि आपने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ उठना बैठना मुलाकात करनी है, उनसे पूछने का अगर हम यहाँ पे इदारा कायम करें तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पे अपने इंटरव्यू लेना है, अपने वहाँ पे तजिया करना है, फिर आपने वहाँ पे रिपोर्ट एक मुकर्रर कर देनी है और रिपोर्ट एक बना देनी है। फिर वो रिपोर्ट को अपने सामने रख के वहाँ पे इदारा कायम करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? डील्स विद दैट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस। इट डील्स विद टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तजर्बाती तहकीक एहतियात से कंट्रोल शुदा हालात में क्या होगा इससे निपटना है, या दो किस्म के मुतगय्यरात आज़ाद और मुनहसर से मुतल्लिक है। The following are the major step in experimental research. Major step experimental research के भी गिवन है। पहला प्लानिंग द एक्सपेरिमेंटल, तजर्बे की मनसूबाबंदी करना। कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल, तजर्बा करना। रिपोर्टिंग द रिजल्ट, नताइज की इतला देना। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक। हिस्टोरिकल रिसर्च इज द मीनिंग ऑफ द पास्ट इवेंट इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्ट द फैक्ट एंड एक्सप्लेन द केस ऑफ इवेंट एंड देयर इफेक्ट द प्रेजेंट इवेंट्स। तारीखी तहकीक मयार की तकनीक है। तारीखी तहकीक में हक़ाइक़ की तशरीह और वाक़यात की वजह और मौजूदा वाक़यात में इनका वज़ाहत करने की कोशिश में माजी के वाक़यात के मैनी का मुताला करती है। प्रिंसिपल यूज़ क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ यूज टू कंपेयर रिकॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट द एक्टिविटीज़ सराउंडिंग दैम। दिस टाइप ऑफ रिसर्च आल्सो हैव टू ऑर्गेनाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स sequentially and to present and to preserve historically data so it does not get lost. तरीकी तहकीक का इस्तेमाल तरीकी वाक़यात के रिकॉर्ड और इनके आस पास किसी सरगर्मियों का मुवाजना करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तहकीक तारीखी वाक़यात को तरतीब देने और तहकीकी डाटा को महफूज रखने में भी मदद देती है ताकि वो ज़ाया ना हो। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री का मतलब आपने तहकीक करनी है, आपने उसकी तशरीह करनी है, वाक़ये को आपने पढ़ना है, वाक़ये की वजह बयान करनी है आपने। ये तमाम चीज़ें हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आ जाती हैं। एडवांटेज, द रिसर्च इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन दैट इज स्टडीज। तहकीक की सूरत हाल में शामिल नहीं है जिसका मुताला किया जाए। द रिसर्च डू नॉट इंटरेक्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। मुहक्किकीन मुताले के मज़ामीन के साथ साथ ताअम्मुल नहीं करते। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा में हेल्प एक्सप्लेन करंट एंड फ्यूचर इवेंट। तरीके ज़्यादा शुमार के तर्ज़ी से मौजूदा और मुस्तकबिल के वाक़यात की वजाहत में मदद मिल सकती है। अब इसमें कोताहियाँ क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। हिस्टोरिकल डाटा इज़ इनकम्प्लीट एंड vulnerable to time. Documents can be destroyed by wars or over time.
तारीखी डाटा नामुकम्मल और वक्त के लिए कमज़ोर है। दस्तावेज जंगों या वक्त के साथ साथ तबाह हो सकती है। इट कैन आल्सो बी बेसिस एंड करप्ट, ये मुस्तसब या बद अनुमान भी हो सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ कम्प्लेक्स एंड बोर्ड कैटेगरी बिकॉज इट टॉपिक ऑफ रिसर्च are affected by the numbers factor that need to be considered and analysis। तहकीक तहकीक एक पेचीदा और वसी ज़मर है क्योंकि तहकीक के मौज़ूआत मुतअद्दिद अवामिल से मुतासर होते हैं जिन पर गौर करने और तजिया करने की ज़रूरत होती है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च जब आप करोगे तो वहाँ पे स्टूडेंट को मुश्किल भी पेश आती है कि वो अपने टॉपिक से हट के भी निकल जाता है दूसरे टॉपिक की तरफ। तो जब एक बंदा हिस्ट्री के ऊपर पढ़ रहा होता है तो उसको बेशुमार चीज़ें मिलती है पढ़ने की, अब उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि वो किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट भी एक मेन ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन टूल एंड टेक्निक ऑफ रिसर्च। आपने टूल और तकनीक इस्तेमाल करने रिसर्च के ऊपर वो कौन सी होगी। टूल इज डिवाइस यूज टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर फंक्शन, तकनीक इज अ वे ऑफ कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क। टूल एक आला है जो किसी खास काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक किसी खास काम को अंजाम देने का एक तरीका है। अब टूल और तकनीक के अंदर फ़र्क देख ले। टूल एक आला होता है जो किसी खास काम को अंजाम देने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और तकनीक जो है वो किसी खास अंजाम को देने का एक तरीका होती है। इस दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है। क्वेश्चनर्स क्या हो जाती है, क्लोज, ओपन फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म, ओपिनियनेबल एंड एटीट्यूड स्केल। अब 4 किस्म के औजार इस्तेमाल होते हैं। पहला जी बंद खुली शक्ल, सवालनामा, तस्वीरी शक्ल, राय और रवैये का पैमाना। अब देखिए बंद शक्ल क्या है जी, आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और आपसे कहा गया इसको आपने कंप्लीट करना है। अब आपको नहीं पता इसके अंदर बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड है, जब आपने पढ़ी ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। एक होता है खुली शक्ल, आपको बकायदा दे दी गई MCQ, भाई ये 50 MCQ ये अपने तैयार करने हैं, उसके अपने आंसर करने हैं। तस्वीरी शक्ल, आपको एक तस्वीर दिखा दी जाएगी और कहा जाएगा इसके मतलब आपने बताना है। राय और रवैये का पैमाना, अब आपको खुलेआम एक टॉपिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके मतलब आपने बहस करनी है, अपने राय अपने सामने रखनी है। अब क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चनिंग राइटिंग का क्या है जी, इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। क्या सवाल का ताल्लुक तहकीक मसले और तहकीक मकसद से है। इज द क्वेश्चन राइट एंड अप्रोप्रिएटेड, क्या सवाल दुरुस्त और मुनासिब है। इज द क्वेश्चन क्लियर एंड अम्बिजियस, क्या सवाल वाज़ेह और गैर मंबी है। ये सारी इसकी तकनीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू, फेस टू फेस, इंडिविजुअल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, फोकस इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, आमने सामने इनफरादी इंटरव्यू, एक स्टूडेंट बैठ गया एक टीचर बैठ गया, आमने सामने बातचीत हो रही है, ये इंटरव्यू हो गया। ग्रुप इंटरव्यू 4 स्टूडेंट इकट्ठे मिलके बैठ के बातें करें, ये एक अलहदा इंटरव्यू हो जाता है। साख्ता इंटरव्यू, अलहदा से कोई भी एक बंदा खुद आके इंटरव्यू दे दे, वो साख्ता इंटरव्यू होता है। गैर साख्ता इंटरव्यू कि वो क्या होता है, वो फोकस नहीं करता इंटरव्यू के ऊपर। थर्ड है ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, समथिंग आई ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। चेकलिस्ट, रेटिंग की लिटरेसी। चेकलिस्ट मुशाहदा, किसी चीज़ का मुशाहदा करने का अमल जिसका मालूमात हासिल करने के लिए हुक्म देता हो। चेकलिस्ट, दर्जा बंदी के पैमाने, स्केल शुदा नमूना वगैरह। टेस्ट एंड appraisal instruments, a large variety of research based appraisal instruments such as test, inventories, scale, etc. have been developed in recent years and are being used extensively in research, particularly in experimental and descriptive research in behavior field। टेस्ट और तशखीसी आलात, तहकीक पर मबनी तशखीसी आलात की एक बड़ी किस्म जैसे कि टेस्ट, इन्वेंट्री, पैमाना वगैरह हालिया बरसों में तैयार किए गए हैं और तहकीक में बड़े पैमानों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। खासतौर पर तर्ज अमल के शोबे में तजर्बाती और वजाहती तहकीक शामिल है। आपका कोर्स हो सकती है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड टेस्ट हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, प्लेसमेंट टेस्ट हो सकता है। ये सारे टेस्ट की काइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक डिजाइन इन डिटेल। आंसर है अ स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी इंटेंडेड टू शो दैट व्हाट द होल इज लाइक। महारत के टेस्ट, अंदरूनी टेस्ट, बैरूनी टेस्ट, मरूजी टेस्ट। आबादी के नमूने लेने की तकनीकों, डिज़ाइन की तफसीलात के मतलब आपने बताना है। आंसर है अ स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल इज लाइक, एक छोटा सा हिस्सा या मकदार जिसका मकसद ये जाहिर करता है कि पूरा कैसा है। यानी कि इस क्वेश्चन के मतलब आपने बताना है कि जिस एरिया के अंदर आपने स्कूल खोलना है उस एरिया की आपने तहकीक कैसे करनी है, उसके नमूने कैसे इकट्ठे करने हैं। टाइप ऑफ सैंपल्स है नॉन प्रोबेबिलिटी, सबके पास बराबर मौका होता है सिलेक्ट होने के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स कि आपने जिस एरिया के ऊपर स्कूल ओपन किया है अब आप सबको मौका दें कि सब लोग आकर अपना टैलेंट आप दिखाए और जिसको आपने सेलेक्ट करना वो सिलेक्ट हो जाए मेरिट के ऊपर।
प्रोबेबिलिटी, सबके पास बराबर मौका नहीं होता सिलेक्ट होने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो नंबरी काम हो जाता है, सबको बराबर मौका नहीं मिलता। काइंड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सीडेंशियल और इन एक्सीडेंशियल सैंपल। इसमें क्या होता है, इसमें हादसाती या गैर हादसाती तौर पर जो उनसे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। पॉपुलेशन एंड सैंपल, population sample that has one or more characteristics in common, that area of interested to the researcher population may consist of university student, cancer patients, सीमट फैक्टराइज मेयर और so on। आबादी नमूना क्या, जिसमें एक या ज्यादा खसूसियात मुश्तरक हो जो महक्कक के लिए दिलचस्पी का बायस हो। आबादी यूनिवर्सिटी के तलबा, कैंसर के मरीजों, सीमट फैक्ट्री या अजायब घरों या जल्द ही मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकती है। सैंपल पॉपुलेशन क्या है, सैंपल पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन आउट ऑफ विच द सैंपल हैज एक्चुअली बीन ड्रॉन। नमूनादार आबादी वो आबादी है जिसमें से असल में नमूने तैयार किए जाते हैं। टारगेट पॉपुलेशन, द टारगेट पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच द रिसर्चर इज एक्चुअली इंटरेस्टेड। हदफ आबादी वो आबादी है जिसकी खसूसियत में मुहक्कक असल में दिलचस्पी रखता है। टाइप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी टू काइंड। होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होता है, हम आबादी एक जैसी खासियत पर मम्मी लोग होते हैं, सिर्फ लड़के या लड़कियाँ। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, मुख्तलिफ खासियत पर मम्मी लोग हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती है, और वो जैन जो से वो मिक्सा भी हो सकते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन, रैंडम सैम्पलिंग, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस बीइंग इंक्लूड दिस सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल। अब ये पार्ट है सेक्रीफाइस रैंडम सैंपल। क्या होता है, अ सेक्रीफाइस रैंडम सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सेपरेटेड ग्रुप्स called strata, then taking a simple random sample for each stratum। आबादी को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम करके एक सतह बेतरतीब नमूना हासिल किया जा सकता है जिसे स्ट्राइक कहते हैं। और दूसरा है डबल सैम्पलिंग। अब इनमें फ़र्क क्या है, सेक्रीफाइस रैंडम सैंपल में आपने एक गांव के अंदर गए, वहाँ पे आपने उसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। लो लेवल के लोग एक जगह पे, लो लेवल से जो ऊपर है वो एक जगह से, जो हाई लेवल के ऊपर वो एक जगह पे, और सबसे ज़्यादा लोग है वो एक जगह पे। इससे सैंपल लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। डबल सैम्पलिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने एक एरिया के ऊपर गए, वहाँ पे जहाँ के आपने लोगों को रिसर्च किया, और आप समझ के जी सारे इलाके के लोग जो है वो एक तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट द क्लस्टर सैम्पलिंग। इन क्लस्टर सैम्पलिंग रिसर्चर डिवाइड ए पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर। दे देन रैंडमली सिलेक्ट अमंग दीज क्लस्टर फॉर अ सैंपल। अब देखिए वही क्लस्टर सैम्पलिंग में बात हो रही है कि आपके इस इलाके के अंदर वहाँ पे आपने रैंडमली 4-5 बंदों को चेक किया, और आपने अपने माइंड्स के ऊपर एक रिसर्च की रिपोर्ट बना दी कि वहाँ पे जो उनसे वो लोग इस तरह के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल रिपोर्ट इन डिटेल। अब आपने तफसीलात में तहकीकी तजवीज़ रिपोर्ट लिखने के अमल की वजाहत करनी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट ऑफ्टन रिक्वायर्ड अबाउट रिसर्च प्रपोजल। तहकीक तजवीज़ के बारे में दर्ज झैल मालूमात की अक्सर ज़रूरत होती है। पहला थी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अपने मसले को बयान करना है, पर्पज़ आपने बताना है, ऑब्जेक्टिव बतानी है, और सिग्निफिकेंट आपने बतानी है। फिर आपने डेफिनेशन बताने कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। फिर आपने रिव्यू लेना ऑफ रिलेटेड लेक्चर। फिर आपने लोगों को पूछना कि आप इसके मतलब क्या कुछ जानते हैं। फिर आपने थ्योरेटिकली फ्रेम आपने बताना है। फिर हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चनिंग होगी। प्रपोजल, रिसर्च, प्रोड्यूसर एंड टाइम शेड्यूल, यानी कि आपने किसी एक जगह के ऊपर आपने अपना स्कूल मुकर्रर करना है। आप सबसे पहले आपने इंतजामिया के पास जाना है, आपने बताना कि मैं स्कूल मुकर्रर करने जा रहा हूँ। फिर आपने स्कूल के मतलब बताना कि मैं स्कूल किस लेवल का रखने जा रहा हूँ। फिर आपने उनसे पूछना है कि क्या मैं इस लेवल का रखूँ, स्कूल का ना रखूँ। फिर आपने उसके ऊपर अपनी राय देनी है कि मैं ये देखिए डायग्राम बना के आपने बता देना है, फ्रेमवर्क बता देना कि मेरे पास ऐसा स्कूल होना चाहिए और उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपने आंसर क्वेश्चनिंग करनी है। एंड के ऊपर आपने प्रोसीजर अपना सारा कुछ लिख लेना है, और आपने टाइम शेड्यूल बता देना है कि अब हम नेक्स्ट जो मीटिंग करने जा रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें होगी और वहाँ पे ये वाली चीज़ें हम बहस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो ये थे आपके पास 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पेपर में आते हैं। अगर आप इनको डिटेल के साथ रेडी कर लेते हैं तो आपका जो पेपर वो आसानी के साथ हल हो सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक ले दिया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।